फर्स्ट गेम खेल रहे हैं हम, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ दूसरा हैंड यूज करना। नेक्स्ट में नहीं करेंगे इसको ना, आज रूल पता नहीं था ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप अपने टावर को गिरने नहीं दे रहे हैं दो हाथों का यूज करके। कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट मूव जो है ना, मैं एक हाथ से चलूंगा वो। ठीक है ठीक है, ठीक है। आजकल टीचर्स जो है वो ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा ही सेवियर बनने की कोशिश करते हैं, बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, उनको हम ही सब कुछ बता दें और उनको एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्चुनिटी ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है कि उनके ऊपर खुद के ऊपर भी एक प्रेशर है, प्रेशर है। और शायद एक ये इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो कोशिश ये कर रहे हो कि बच्चे को फेलियर मोड से निकालने के लिए। एक डॉग है मान लो, और घर में हमने पाल रखा है, तो क्या उस डॉग को हम घर से बाहर अगर मान लो 2 साल 3 साल बाद हमने उसको पाला, तो क्या आपको लगता है कि वो सड़कों पे ओपनली घूम पाएगा किसी टाइम? नहीं, वो नहीं घूम पाएगा, क्योंकि उसने उस एनवायरनमेंट को फेस ही नहीं किया है कभी, उस चीज़ को कभी फेस ही नहीं किया है कि बाहर की दुनिया है कैसी और रियल लाइफ है कैसी। और सेम मुझे लगता है कि सेम यही सिचुएशंस उन स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही रहेगा जो कि एक ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहे हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स की वजह से रहे हैं, चाहे वो टीचर्स की वजह से रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो स्टूडेंट्स को लेके, अपने चिल्ड्रन को लेके, तो हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम उनको वीक बना रहे हैं। नहीं, यहाँ ना एक चीज और आती है कि कोई बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो अगर हम उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो शायद उसको वो लड़ ही नहीं पाएगा, वो शायद बहुत पहले गिव अप कर जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। हम एक तरफ तो ये बात भी करते हैं ना कि भाई बच्चे को जो अगर हम प्यार देते हैं, लव देते हैं, तो उससे वो स्ट्रांग बनता है। तो अगर हम उसको प्यार नहीं दे रहे, हम उसको स्टार्टिंग से ही वॉरियर बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वहां पर भी हम बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, एक नाजायज कर रहे हैं? नहीं, उसमें फर्क है ना दोनों चीजों में। प्रोटेक्शन देने की अलग चीज है, आप कैपेबल बनाओ। हमारे टाइम में भी टेबल्स कैसे रटवाए जाते थे, 2 2 1 2 2 2 4। वो तो एक पूरा म्यूजिक ही चलता था क्लास में। ठीक है आप ना, अगर वो rhythmic स्कूल में रोम करते हुए कहीं पर भी चले जाए, किसी भी क्लास के सामने से जाए, तो एक बड़ा ही अच्छा बढ़िया सा हॉल है, एक मंदिर की तरह, वो जहाँ भजन चल रहे हैं और हर क्लास में से साउंड आ रही है एक ही स्वर में, 2 1 2 2। अब हुआ क्या कि वो हम टेबल्स तो सीख गए, सब कुछ सीख गए, लेकिन एक्चुअल मैथ्स क्या है उसके पीछे एक मैकेनिज्म क्या है वो नहीं सीखे। तो बात उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि आपको हेल्प करनी है, सच में हेल्प करनी है। यहाँ पर अब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, अगर बच्चा याद करता है तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट तो मिल रहा है ना उस चीज का। शॉर्ट टर्म बेनिफिट है ना, मेमोरी कितना शॉर्ट टर्म का है, आपको आज तक याद होंगे टेबल, 12 तक के टेबल तो याद होंगे, ठीक है ना, टेबल वो याद हो गए, लेकिन वो उसी तरीके से थोड़ी चलते आ रहे हैं हमेशा से। कहीं ना कहीं तो हमें समझ में आ गया ना कि एक्चुअल में टेबल बन कैसे रहा है और हो क्या रहा है, तो हमें समझ में आ गया। अगर मैं अब जिन चीजों में हमने रट्टा मारा हुआ था वो तो भूल गए ना हम आज। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत टाइम तक रट्टा मार ही नहीं सकते उनका, अगर समझे होंगे तो याद रह जाएंगी, जैसे क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, या क्वेश्चन आंसर जो बचपन में कभी पढ़े हैं वो आज हमें शायद बिल्कुल भी याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है कि हमने कौन से क्वेश्चंस इवन हमने जो साइंस की जो थ्योरीज है ना, कैसे पढ़े थे, इवन जो साइंस की थ्योरीज है ना, या जो हमारी मैथ्स की जो हमारी थ्योरम्स थी, वो भी हमने रटी थी उसमें, इसलिए आज हम भूल गए हैं वो चीज। आपने अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें ये पता पाई आर स्क्वायर, बट आप सर्कल को पाई आर स्क्वायर के मेथड से अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये भी पता लगेगा वो पाई आर स्क्वायर होता क्यों है, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ ये समझाया गया सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, बस दैट्स इट। अब वो पाई आर स्क्वायर है क्यों, वो क्यों उसको आर स्क्वायर क्यों कहा गया है, पाई को क्यों हमने वो चीज पूरा कैसे हमने उसको, बिल्कुल सही, उसके रीजंस हम आज तक नहीं गए ना आज तक, क्योंकि हमने सिर्फ उसको हमारा पर्पस रखने से सॉल्व हो गया और पाई आर स्क्वायर हमने समझ लिया कि बस। मैं एक्चुअली डेवे को पढ़ रहा था, तो डेवे ने इसी बात को अपनी बुक में लिखा, स्कूल एंड द सोसाइटी में, कि भाई बच्चे स्विंग कर रहे हैं या टेलरिंग कर रहे हैं, क्योंकि 1900s की बात है, डेवे उस समय के बहुत ही एक फेमस एक्सपीरियंशियल एजुकेशन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन रियलिटी, जिन्होंने बात करनी शुरू करी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तो 1900s की बात है। और उस समय सभी स्कूल्स क्या सिखाने में लगे थे अमेरिका के अंदर, स्विंग,
और आपकी एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग, वुड क्राफ्ट ये सिखाने लगे थे। तो डेवे बोलते हैं कि भाई ये तो आपने सिखा लिया, बट बच्चे ने ये कैसे सीखा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, हमने उसको एनवायरनमेंट कहाँ दिया, हमने उसको एक सोसाइटी कहाँ दी कि जहाँ से उसको ये पता चले कि भाई ये चीज आ कहाँ से रही है, ठीक है, उसको इनोवेट, वो जो हमारे सामने एंड रिजल्ट्स आ गए कि ठीक है, ये जो यान है ये बुन के ऐसी आ गई आपके सामने, एक थ्रेड आ गया कि यान आ गई, ठीक है। वो बताते हैं कि इससे भी 1900 से भी पहले कॉटन यान नहीं थे, सिर्फ वूलन यान थे, बिल्कुल, ठीक है, वूलन यान थे, बिकॉज हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जिससे हम कॉटन को एक दूसरे के साथ करके थ्रेड बना सकें। तो कैसे हम वहां तक पहुंचे, वहां तक की हमारी जर्नी कैसी थी, और वूलन यान कैसे एक दूसरे के साथ फंस जाती थी और कॉटन क्यों नहीं फंस पाता था, क्या हमारे पास चैलेंजेस थे। बच्चा उस चीज के बारे में तो जानता ही नहीं, उस चीज के बारे में ना उसने कभी सोचा बिल्कुल, ना हम उसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ना हम उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने बोला, ये सेम चीज कहीं ना कहीं 1900s में भी इसके बारे में तो बात होती होता क्या है ना कि जब हम कॉन्सेप्ट्स को समझते नहीं हैं, सिर्फ रटते हैं, कहीं ना हम डिपेंडेबल, हम सिर्फ एजुकेशन को लेके नहीं होते। आप देखो आजकल की जनरेशन में स्टूडेंट्स के साथ अगर मैं बात करूं 12 से लेके 24, 26, 28 तक सबसे ज्यादा डिप्रेशंस आपको यहाँ में इस एज में देखने को मिलेंगे, डिप्रेशंस, ठीक है, और अलग अलग तरह की एंजाइटी इश्यूज, ठीक है, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी सुना ही नहीं होगा। एंजाइटी, मैं ना अब मेरे दादाजी अब तो रहे नहीं, बहुत पहले की बात है, तो मैंने उस टाइम मुझे एंजाइटी फील हुआ करती थी, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा एंजाइटी होती है मुझे। तो सरप्राइज्ड कि यार ये हमारे टाइम तो नहीं हुआ करता था, मेरी 70, उस टाइम वो 75 के थे, यार 75 साल की उम्र में हमने तो ऐसी चीज नहीं सुनी जो तू नहीं लेके आ गया। हिंदी में उत्तेजना, हाँ, नहीं, मैंने हिंदी में समझाया उनको, मैंने कहा जब मैं पढ़ता हूँ या जब मुझे मतलब कि ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जो मुझे हैंडल करने में घबराहट होने लग जाती है। घबराहट क्यों होती है, मतलब क्या पेट खराब हो जाता है? मैंने कहा हाँ, पेट खराब हो जाता है। तो सुबह उठ के फ्रेश नहीं होता होगा, तो मतलब उन्होंने ये चीज तो मतलब कि वो उसको उनके दिमाग में ये चीज तो आ ही नहीं रही थी कि कैसे आपको एक, हाँ, उस समय की जो मेडिकल कंडीशंस है वो अलग थी, आज की मेडिकल वो कहते हैं देखो अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई नहीं पता, आता नहीं मुझे, बात खत्म होगी इसमें। और अगर आता है तो एंजाइटी किस चीज की है? अब मैंने कहा आता तो मुझे है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो ये सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आई कि भाई वो एक्चुअली एंजाइटी ना एग्जाम और कंपटीशन के फियर ने कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया कि मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हम अपने माइंड में इमेजिन करने लग जाते हैं, वहां से एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट होता है। बिल्कुल, जबकि इन रियलिटी मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि आप रिजल्ट्स की तरफ सोचो ही मत, देखो ही मत, कुछ भी होंगे देखी जाएगी यार, कोई परवाह ही मत करो रिजल्ट क्या होगा। अब हमारे आप सिर्फ अपना पूरा फोकस ना काम करने पर लगाओ, वही जो कृष्ण ने बोला है, कृष्ण भी बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेतु भूर्मा संगोस्त्वा कर्मणि, ठीक है भाई, तू कर्म कर, ना तो फल पे तेरा अधिकार है और ना तू उस फल के लिए कर्म कर, बिल्कुल, और काम करना छोड़ भी मत, ठीक है। तो ये चीजें मतलब ऐसे नहीं बोली गई हैं, इनके कुछ मायने हैं, इनके ये फैक्ट्स हैं, प्रूवन थिंग्स। ये जो थ्योरीज दी गई हैं इतनी पुरानी थ्योरीज है, मतलब कि हमें ये भी नहीं पता कि कब बोली गई एक्चुअली, मतलब कि अगर हम वेद व्यास जी का भी लें तो उन्होंने भी एक्चुअल में ये चीजें नहीं लिखी थी, उन्होंने ज्ञान एकत्रित किया था, पता नहीं कहाँ गए होंगे, कितने ऋषि मुनियों से मिले होंगे, और ये जितनी वेदों की जितनी भी जो पंक्तियां हैं ये सब उन्होंने एकत्रित करके उन्होंने एक पुस्तक में पिरोया एक्चुअल में, ठीक है। तो ये तो कहा जाता है ज्ञान और भी पुराना है, ज्ञान बहुत पुराना है, ये नहीं कि वो फाउंडर थे उस ज्ञान के, वो कलेक्टर थे, उन्होंने एक जगह उसको रखा, उसको संजोया। अब हम बात कर रहे थे डिपेंडेंसी की या सेवियर एटीट्यूड की। अब मैंने आपको बताया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ से शुरू हो जाती हैं, यहाँ से ना शुरू हो जाती हैं कि भाई स्टूडेंट को एंजाइटी फील हो रही है, लोनलीनेस फील, मतलब कि हम पुराने टाइम में अकेलापन क्या है कुछ पता ही नहीं था। बड़े बुजुर्ग कहीं से आप देखो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने इतने बड़े और इतने बोल्ड डिसीजन ऐसे ले लिए कि अगर हमें आज के टाइम में लेने पड़ जाए ना वो डिसीजन तो हमारी हवा निकल जाएगी उस चीज़ में। अगर इनफॉर्मली मैं आपको एक वो बताऊं, हम क्योंकि ना हमारे दिमाग के अंदर और हमारी जो मेंटल कंडीशन ऐसी बना दी गई है कि हम ना कहीं डिपेंडेंट बन गए।
देखो जिस इंसान को ये चीज़ें पता लगने लग गई हैं, हो सकता है कि वो अपने आप को इन चीज़ों से उभारने की कोशिश कर रहा हो, कुछ चीज़ें उसने लाइफस्टाइल में चेंज कर ली हो। बट मैं आज की भी आपको बात बताता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं पहले तो उनके ऊपर पेरेंट्स की डिपेंडेंसी, वो उनकी डिपेंडेंसी रहती है पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि आजकल हम सिक्योर और ओवर प्रोटेक्टिव इतना हो गए हैं बच्चों को लेके कि आप जो है ना गली में अकेले खेलने तक नहीं भेजते बच्चों को, बिल्कुल नहीं भेजते। ठीक है, मिट्टी के अंदर जाने नहीं देते आप। ग्राउंड में लोग बच्चे खेलते नहीं दिखते, मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा चिंता होती है कि आने वाले टाइम में क्या एनवायरनमेंट हम बना रहे हैं कि पीपल आर नॉट गोइंग आउट टू प्ले। अगर मेरे बच्चों ने भी कहीं ग्राउंड में जाना है ना खेलने, तो वहाँ उनको साथ नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दे डोंट हैव एनी सोसाइटी जिसमें वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये क्या है, ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस है और क्या है? किड्स डोंट नो हाउ टू फाइट, किड्स डोंट नो हाउ टू ओवरकम These issues, द लोनलीनेस। हाँ ठीक है। अच्छा, इसका एक कारण ये भी तो है ना कि पहले लोग सोसाइटी में रहते थे, पहले लोग सोसाइटी में रहते थे, लोग ग्रुपिज्म में बिलीव करते थे, बट अब हम माइक्रो फैमिलीज में रहने लगे हैं, अब हम सोसाइटीज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। देखो प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है वो लोग, आप अपने फैमिली से दूर हो गए मान लिया, ठीक है, आपको वर्क कल्चर के लिए अपने अर्निंग्स के लिए कहीं दूर जाना पड़ा, आपको अपनी आजकल जॉइंट फैमिली का ट्रेंड ही खत्म हो गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्सेप्टेड है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आज सोशल होने के रीजंस नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं सोशल होने के, आपको फाइंड आउट करना। लोग पबजी खेलते हुए सोशल हो सकते हैं, उनके पास उसका टाइम है, ठीक है ना। आज अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स आज लोग वीआर पे सोशल हो जाते हैं, वीआर पे लोग बैठ के बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लोग सोशल हो रहे हैं, टिकटॉक पे लोग सोशल हो रहे हैं, बट वो सोशल और उस सोशल में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। मैंने बात की अपॉर्चुनिटीज की, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमने अपने इंटरेस्ट चेंज कर लिए हैं, हमने इंटरेस्ट खुद चेंज किए हैं, सोशलिज्म कहीं नहीं गया है, आज भी सोशलिज्म है। आज भी आप किसी दुकान के ऊपर जाके खड़े हो जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ 5 मिनट लगाओगे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे आपसे बातचीत करने के लिए, या अगर आप किसी ट्रेन के डब्बे में सफर कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट है किसी से बात करने का, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं बात करने के लिए। लेकिन बात वही है ना कि इंटरेस्ट हमारे जो है ना, स्टेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया हमारा, हमने खुद अपनी मर्जी से आइसोलेट किया हुआ है, अदरवाइज देयर आर नो रीजन। मुझे एक चीज और लगती है ना यहाँ पे कि अब पहले लोग फेस टू फेस इंटरेक्शंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब हमारी उंगलियां ज्यादा इंटरेक्ट करती हैं बजाय हमारी आईज और हमारी टंग, ये इंटरेक्ट नहीं कर रही है, अब हमारी फिंगर ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है। मैंने वही बताया ना कि हम बातचीत भी या तो व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, हैप्पी दिवाली व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, और हम जो भी इंटरेक्शंस है, चाहे वो गेम के वे से है, चाहे पबजी के वे से है, चाहे किसी भी मीडियम के वे से अगर इंटरेक्शन है तो हमारी फिंगर्स कर रही हैं, बिल्कुल। हम फेस टू फेस इंटरेक्शन तो कर नहीं रहे। अच्छा, मुझे पहले आता है, ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ह्यूमन फॉबिक हो जाएगा? कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है इसके अंदर। और अब मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 30% लोग तो ऑलरेडी स्टेट के अंदर हैं, तभी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि भाई हमारे साथ कोई है नहीं, अदरवाइज तो इतना बड़ा उनकी फेसबुक के ऊपर तो 1000 फ्रेंड्स होते हैं उनके, ठीक है ना, फिर भी उनके स्टेटस दिन रात यही होते हैं कि फीलिंग लोनली, कोई किसी का नहीं है। और अब देखो ना, जबकि मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी के प्रति पॉजिटिव सोचने लगे तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं और सामने वाला भी आपके प्रति पॉजिटिव सोचने लगता है, ऐसा भी कहा जाता है। ये आपकी ना खुद की एक बनाई हुई दुनिया है, इसमें कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो तो सोशल हो सकते हो, वी आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिमुलेशन, ठीक है ना, ये सब आपका क्रिएट किया हुआ है, ये आपने ही किया है। मतलब आप जो हो ये आपकी सोच का, आपकी खुद की सोच का एक परिणाम है, सीधी सी बात ये है। अगर आप चाहो, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में मैं वही बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सोशल नहीं हो सकते, आपका इंटरेस्ट नहीं है सोशल होने में, ठीक है, या आपको क्या है ना कि कुछ एक्सपीरियंसेस शायद ऐसे हो चुके होंगे पास्ट के अंदर जिसने कि आपके दिमाग में ऐसा वो बना दिया एक कि भाई सोशलिज्म जो है ना कुछ नहीं है, सब लोग फेक हैं, सब दुनिया बेकार, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, पुराने ज़माने में भी हुआ करते थे बहुत, लेकिन किसी ने अपनी ऐसे स्टेट नहीं बनाई कि अपने आप को एक अलग दुनिया ही बना ली अपनी, कि भाई नहीं मैं तो अकेला हूँ और मैं दुनिया का सबसे हीन मतलब कि दुखियारी आत्मा मैं ही हूँ जिसके साथ अन्याय हो रहा है। एक ना कारण मुझे और दिखता है, जो हमारा पूरा एजुकेशन है ना, किस लिए कर रहे हैं हम एजुकेशन पूरी, क्या पर्पस क्या होता है स्कूल टाइम में? देखो बेसिकली तो जो आज के टाइम में जो मुझे पर्पस लग रहा है ना, स्कूल्स वाले तो सिर्फ पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं,
बच्चा क्यों कर रहा है एजुकेशन? बच्चा एक सक्सेसफुल करियर के लिए कर रहा है कि भाई जॉब अच्छी मिल जाएगी, जॉब, बस जॉब, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जॉब। देखो आप क्या है ना, किसी भी कॉलेज की बात करो, कॉलेज में जब हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है तो जॉब प्लेसमेंट कितनी है, 100% प्लेसमेंट है, क्या नाम है उसका, आईआईटी एनआईटी के बाद चलो यहाँ तो लोग जा रहे हैं, वो जा ही रहे हैं, यहाँ के तो लोगों का पर्पस ही यही है, ठीक है। कौन चाहता है कि जॉब के लिए बच्चा पढ़े? पेरेंट्स चाहते हैं, बिल्कुल। फिर बाद में बच्चा जॉब में एडजस्ट हो जाता है और वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहता तो कौन परेशान होता है? पेरेंट्स परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो वही है ना, घूम फिर तो के ये मुझे चक्कर है, ये एक विशियस साइकिल, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दिख रही है ना इस पूरे साइकिल के अंदर, यही दिख रही है कि हमने कुछ गलत एक्सपेक्ट कर लिया एजुकेशन से, गलत एक्सपेक्टेशन कर ली है। दूसरी चीज ये है कि जो शुरू से प्रेशर कुकर की जगह अपने जो एनवायरनमेंट है जो प्रेशर कुकर की तरह बनाया हुआ है ना, कि बस अंदर हम भर जा रहे हैं कि भाई अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, नहीं बाकी सब चीजें नहीं चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए बस। हाँ अल्टीमेटली उसी के लिए है ना, मैकेनिज्म तो उसी का ही है सारा कुछ। अच्छा कॉलेज होगा तो अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छा कॉलेज कब होगा, जब अच्छे मार्क्स आएंगे, अल्टीमेटली है उसी के लिए ये सब कुछ। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले तो हम खुद ही जा रहे हैं कि भाई बच्चे की लाइफ ऐसी। अब अच्छी प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपको सपोज आपको कोई 70-80 लाख का जो पैकेज दे रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपको 8 घंटे की जॉब देगा सिर्फ, या 8 घंटे के बाद आपको कहेगा कि भाई नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो 70-80 लाख का पैकेज दे रहा है वो आपसे आपकी लाइफ ले रहा है, लाइफ ले रहा है, आपको पैसे दे रहा है, वो लाइफ के बदले में पैसे दे रहा है, और आपको इतना पैसा दे रहा है कि उस पैसे को आप तो नहीं यूटिलाइज कर सकते, जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से तो नहीं कर पाओगे कम से नहीं, कम। आप तो नहीं उसको यूज कर हाँ, सकते, बिल्कुल। आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको यूज करेगी और वो क्या बन जाएगी, वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसको इतना पैसा मिल गया, वो कहेगा कि भाई मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा है कि एक पर्सन बहुत ज्यादा ऑनेस्टी से काम करता है, वो अपनी पूरी लाइफ नेक्स्ट जनरेशन के लिए खपा रहा है, और नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रही है, उनको सब कुछ बना बनाया मिल गया, दे डोंट वैल्यू इट, वो उड़ा देते हैं उसको, फिर वो उड़ा देते हैं, ठीक है। अब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का आप एग्जांपल ले लीजिए। अब बात ये नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अच्छी जॉब मत करो, अच्छा कमाओ मत। मेरा मतलब था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। हाँ अब देखो पर्पस के अगर हम ऊपर आते हैं तो पहला पर्पस तो ये है कि एक आप अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाओ, इस हिसाब से अपनी एजुकेशन को यूज करो, एक पीसफुल लाइफ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसी जॉब में भी हैं कि जहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, या आपकी जॉब का एनवायरनमेंट ऐसा है कि फुल ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक है, टॉक्सिक लोग भरे हुए हैं, सब कुछ भरे हुए हैं, तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आप उनको उनसे अलग रख पाओ। एजुकेशन इस लेवल की होनी चाहिए, आपका दिमाग जो है ना उस लेवल तक फॉर्म हो जाना चाहिए अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद, जहाँ से आपको अपना अच्छा बुरा और कम से कम इतना समझ में मुझे जो लगता है कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एक ही होना चाहिए कि इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाए। मैंने वही बोला ना, अच्छा बुरा अपना पता लग जाए, सही है और क्या गलत है। शिक्षित करने का मतलब यही होता है कि उसको ज्ञान हो जाए कि क्या है, क्या विज्ञान है, क्या धर्म है, क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या सोसाइटी है, वो उनको उसको उन सब चीजों के बारे में ज्ञान हो जाए। बेसिकली क्या है ना, एक्चुअल एजुकेशन तो वही है। एजुकेशन का जो पर्पस है ना वो शुरू देखो स्टार्टिंग में तो यही होता था, एक सोच को डेवलप करना। हमारे जब पुराने अगर आप टाइम में देखोगे एजुकेशन की प्रैक्टिसेस बहुत अलग अलग थी, उनको बहुत डिफरेंट मतलब भिक्षा मांगने के लिए भी भेजा करते थे, वो डाउन टू अर्थ रखने के लिए, जोड़ के रखने, ठीक है। उनको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता था, मतलब कि पूरा उनका जो योगा अभ्यास होता था, या उनकी जो एक्चुअल जो जिस चीज़ की वो कर रहे हैं ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल अब हमारे टाइम में तो जो आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है क्लासरूम के अंदर बैठ के। 8 घंटे का आपका कॉलेज का टाइम रहता है, जिसमें से मुश्किल से हाफ एन आवर या 1 आवर की जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। अब वो कैसे मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, बुक्स को पढ़ के बनेगा क्या? मतलब आपने थ्योरीज में तो सब कुछ पढ़ लिया, प्रैक्टिकल आपने किया नहीं है, मतलब 30% भी आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, तो आप कहाँ से एक अच्छे इंजीनियर बनोगे? अब अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपको एक कंपनी चाहिए होगी, उस कंपनी में आप हिट एंड ट्रायल करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो जब आपकी एज का आधा हिस्सा निकल जाएगा तब आप जो है ना एक बहुत अच्छे, नहीं वो तो हो ही रहा है ना कि एज का आधा क्या पूरा ही निकल जाता है, हमें लास्ट आते आते भी कुछ पता नहीं चलता क्या कर, तब जाके आपको दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इतना डायनामिक है ना युग, कि हम पुरानी स्किल्स को सीखने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो मूर्ख हैं।
15-20 साल के बाद आपको लगता है कि अच्छा ये चीज थी, अब मुझे समझ में आया कि इतने वो टेक्नोलॉजी बदल जाती है, इतनी चीजें बदल आप जाती है। देखो आज के टाइम में मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, बट जो मेजर एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो मेजर फाइंडिंग्स हुई, वो कौन से कहाँ हुई? मुझे ये बताओ। 90s में हुई। इलेक्ट्रिसिटी के बाद, इलेक्ट्रिसिटी फाउंड होने के बाद सबसे बड़ा, आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा कोई फाइंडिंग बताओ आज के टाइम पे। 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा आपकी वही हुई ना। अब सबसे ज्यादा वो लोग कितना कॉलेज में गए आप ये बताओ, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है ना इन सारे। नहीं मतलब कि कॉलेज नहीं पढ़ा रहा, हमें कॉलेज एक्चुअली टीच नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा। हमें लर्निंग तो अपने एक्सपीरियंसेस से लेनी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, लर्निंग हमें अपने एक्सपीरियंसेस से लेनी है। वो सोच डेवलप नहीं कर पा रहे, डिपेंडेंट हो गए हैं कॉलेज के ऊपर, स्कूल के ऊपर, बजाय अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। हमने अपने को सरेंडर कर दिया टीचर के सामने, ठीक है ना? अब देखो टीचर की नॉलेज भी लिमिटेड है, वो भी हम जैसे ही पढ़ के आए। अगेन वही बात आ जाती है कि टीचर ये चाहता है कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूं, क्योंकि शायद टीचर को लालच है कि वो चाहता ही नहीं कि बच्चा कहीं और जाए। नहीं लालच, चलो ये हम एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम लालच है, उसको पता है किस चीज का लालच? उसको लालच है अपनी रेपुटेशन का, कि मेरी क्लास मेरे बच्चे, मेरा सब्जेक्ट। नहीं, उसके पीछे एक छोटा सा सेल्फिश एंड ये भी है ना कि ये हमारा ही बना रहे बच्चा। हाँ मतलब वो है ना, गुड बुक्स में मैं उसकी गुड बुक्स में रहूं, वो मेरी गुड बुक्स में रहे। दैट्स इट। जाके पेरेंट्स को बताए। जैसे शादी से पहले वाला प्यार होता है ना, तो बहुत अच्छी कमिटमेंट्स होती हैं। हाँ ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, उसमें ये दिखाया जाता है कि मैं तेरे लिए चांद भी ला सकता हूँ, तारे भी ला सकता हाँ, हूँ, और फिर आफ्टर मैरिज पता चलता है भैया मैं कुछ नहीं लेके आने वाला, अब तो हो गया जो होना था। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो टीचर्स है ना बेसिकली, वो क्या कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई बच्चा जब जा रहा है ना अपने घर पे, तो ये बताए कि ज्योतिष सर हैं, बस वही सर हैं हमारे कॉलेज के अंदर तो, या स्कूल के अंदर तो, बाकी सब तो कुछ नहीं पढ़ा रहे। टीचर्स इस वजह से भी पढ़ाते हैं कि भाई मैं जो है ना, इसकी दिमाग में मैं ही मैच आ जाऊं। अब वो फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए तो वो ठीक है, आप उस सब्जेक्ट में तो उसको ट्रेन कर दोगे, बट आपने लाइफ में ट्रेन नहीं किया उसको। लाइफ में क्या किया आपने? उसको डिपेंडेबल बनाना सिखा दिया कि मुझे कोई चाहिए जो मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ा दे, मुझे कोई चाहिए जो मुझे साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा दे, मुझे कोई चाहिए जो मुझे एक्सप्लेन करके बता दे, समझा दे। मैं तो बैठा हूँ, फंस गया यहाँ पे। अब आप देखो +2 तक तो ये चल जाता है, ठीक है, स्कूल लाइफ में ही चल जाता है, क्योंकि प्रेशर होता है, स्कूल्स को रिजल्ट देने होते हैं, ठीक है, स्कूल्स की बहुत बड़ी एक वो बना हुआ है, एक पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, पूरा उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां तक चल जाता है, डिसिप्लिन वहां तक ठीक है, ये सब चीजें वहां तक चल जाती हैं। 12 साल के बाद जब बच्चा जाता है कॉलेज लाइफ में, तो वहां वो देखता है कोई टीचर ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है अपने आप ही करना है, ऐसा लगता है कि जैसे स्प्रिंग को दबा के छोड़ दिया गया, वो उछलता है इधर उधर, ठीक है। और वहीं से जो बुराइयां आनी शुरू होती हैं उस जनरेशन के अंदर, वहां पे उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम है, और इससे एक नुकसान नहीं हुआ, ये तो वन ऑफ द उसका जो है ना कॉन्सिक्वेंस है, एक कॉन्सिक्वेंस है। और मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। अब जो उसकी आदत बनी हुई थी पढ़ के समझ के पढ़ने वाली, वो कहाँ गई? देखो कॉलेज के अंदर तो आपको पता ही है ना लेक्चर कैसे लिखते हैं, मतलब लास्ट के तो लगते ही नहीं है, ठीक है, लास्ट के तो हमने कितने ही लगाए होंगे, और जो लगते भी हैं वो भी उस लेवल के नहीं लगते कि डंडे बढ़ रहे हैं, ठीक है, या घर पे लेटर लिख दिया या मार्क्स चढ़ा दिए, नहीं। अब उनको लगता है कि यार तो कुछ भी नहीं है, तो बड़े मजे की जिंदगी है ये तो, ठीक है। तो लर्निंग चेंज हो गया, सीखने वाली जो चीज थी वो चली गई, वहां से आदत पड़ी फ्री माइंड घूमने की जॉब में, अब वो जॉब में चला गया। कॉलेज की जो लाइफ थी, अब होता क्यों है, कई बार आपने देखा होगा कि अच्छी कंपनीज के अंदर आपको मैनेजर्स अक्सर ही बोलते सुन जाएंगे कि भैया आपका कॉलेज नहीं है ये। वो क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की रियलिटी कुछ और है, ये कुछ और सीख के आया है, उनको वो भी तो वहीं से आए होते हैं ना, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है। तो एक जो हमारी जो गलत टेक्निक है, ये सेवियर बनने वाली या गुड बुक्स में रहने वाली, इसने लाइफ तक, अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संभल जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट वो कुछ 10% ही होते हैं या 15% ही होते हैं। बाकी जो लोग ना ऐसे उलझते हैं ना, उस दौरान में ऐसे उलझते हैं वो, फिर वहां से आपको एंजाइटी फील होने शुरू हो जाती है। ये सेवियर वाली जो चीज है ना, ये सिर्फ टीचर्स पे मुझे लगता है अप्लाई नहीं होती। नहीं, मैंने एग्जांपल दिया है, अप्लाइज ऑन पेरेंट्स, बिल्कुल होती है, पेरेंट्स के ऊपर भी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जिन पेरेंट्स ने शुरू से अपने घर में ये माहौल बना रखा है कि डिपेंडेबल नहीं बनना, आपको नहीं कहा जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना, आपका टाइम टेबल फिक्स है, आपका DWM फिक्स है,
आपका पूरा दिन का रूटीन ये है, आपको एक बार उन्होंने बना के दे दिया, इसको फॉलो करो। अगर तो आपने ये एनवायरनमेंट घर पे बना रखा है तो उनको फर्क नहीं पड़ता टीचर उनको पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, वो बच्चे पढ़ जाते हैं, डिपेंडेंसी वो नहीं रहते जिसकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो अल्टीमेटली रोल तो पेरेंट्स का ही है। शुरू तो चीजें अपने घर से ही होती है ना, आपका घर ही सबसे पहले आपका स्कूल है, आपके माता पिता ही आपके शिक्षक हैं, सबसे बड़े टीचर तो वही हैं। तो ये चीजें तो शुरू तो सब कुछ घर से अच्छा, ही। यहाँ एक प्रॉब्लम और मुझे दिखती है सिस्टम में, तो ये वो प्रॉब्लम है जो वेस्टर्न कल्चर में हमें दिख रही है। वेस्ट में स्टार्टिंग से ही बच्चा इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, और वो जो जब पेरेंट ओल्ड एज हो जाते हैं ना, द चिल्ड्रन डोंट टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, वो कहते हैं इन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो आपको नहीं लगता कि उससे एक ये नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम मानना ही बंद कर देती है, एक जनरेशन ही मानना ही बंद कर देती है कि पेरेंट्स आर डूइंग समथिंग, उनका कुछ रोल भी रहा है लाइफ में। देखो ऐसा है, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी ना एक मेथोडोलॉजी होती है, ये भी ना एक प्रक्रिया है। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे को घर में छोड़ा, बैग उठाया और निकल लिए 10 साल के टूर पे, वर्ल्ड टूर पे निकल लिए। वो ये कैसे इंडिपेंडेंसी हुई? बच्चे का जो स्ट्रगल है, बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, बच्चे को जो सिखाना है, वो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग लिए ना। अब वेस्ट का कल्चर क्या है कि अपने बच्चों को वो इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते, वो छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। 10 साल 12 साल 14 साल के बाद वो कहते हैं दिस इज योर लाइफ, आप देखो जो करना है, मुझे नहीं पता। ये कैसी इंडिपेंडेंसी हुई? अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपने उनको बोल दिया कि अपने आप से करो जो करना है, अब वो जब वो कर रहा है तो वो आपको गलत लग रहा है, ऐसा नहीं होता ना। इंडिपेंडेंसी भी सिखाने की एक चीज़ है। अगर आपने किसी बच्चे को बोला कि भाई तेरी लाइफ है, तू अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी, जब वो उस लाइफ को जी रहा है, आपको वॉच रखना है उसके ऊपर, और जहाँ पे वो गलत है, जहाँ पे वो कुछ फ्लॉज हैं उसके, या कुछ मिस्टेक्स हैं, या जो वो गलत कर रहा है, वो आपको उसको बताना भी तो है ना, करेक्ट भी तो कराना है। वो कौन कराएगा? उसको करेक्ट कराने के लिए तो कोई भी नहीं है, वो तो अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा है। तो जब उसने अपने हिसाब से ही जिंदगी जी, अपने हिसाब से ही अपनी जिंदगी को बनाया, तो फिर पेरेंट्स का रोल क्या रहेगा उसमें? कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चों को छोड़ दिया, नहीं, उसको आपने छोड़ा हुआ है, ढील दी हुई है, डोर नहीं छोड़ी है अपने हाथ में। जब वो नीचे जा रहा होगा, आपको खींच के ऊपर भी करना है, उसको खींच के उसको सही रास्ते भी लगाना है, सही रास्ते भी लगाना है। ये फर्क है। इंडिपेंडेंस, उसको गाइडेंस देते रहना है, गाइडेंस देते रहना, डोर नहीं छोड़नी। जस्ट एज अ टीचर उसको गाइड करना है कि भाई आप कहाँ गलत हो, कहाँ पे गलत, वहाँ साथ के साथ उसको बताना है, करेक्ट करना है। इंडिपेंडेंस बनाने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी डेवलप कर देनी उसके अंदर जिसके लिए उसको बार बार बताना ना पड़े। आपको रोज ना बोलना पड़े कि पढ़, नहीं, आपने उसका DWM बना दिया, आपने उसका एक वर्क पूरा स्केड्यूल बना दिया कि भाई ये कर रही थी। अब यहाँ पे उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दो, अब नहीं बोलना आपको उसको रोज। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बोलना ही नहीं है, हो सकता है वो छोड़ ही दे उसको, हफ्ते बाद आपने देखा कि भाई 1 हफ्ता हो गया इसने तो बुक ही नहीं उठाई है, फिर बुलाओ उसको वापस, ठीक है ना, फिर बुलाओ उसको वापस, फिर बोलो। अब फिर आपको, अगर आप इस हिसाब से बच्चे को बड़ा कर रहे हो, तो कैसे आपको बोल देगा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए? आपने वाकई में कुछ नहीं किया होगा, वो तो ही बोलेगा कि नहीं किया कुछ, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आपने छोड़ा होगा जब उसके दिमाग में ये स्टेटमेंट बनी। नहीं तो क्या लगता है कि वेस्टर्न कल्चर में जो इतना बड़ा हम देखते हैं, एक मेजॉरिटी पेरेंट्स की टेक केयर नहीं करती, ठीक है, और इवन ये चीज़ इंडिया में डेवलप हो रही है, कुछ करते भी हैं, 20-30% करते भी हैं। तो मुझे जो लगता है कि वहाँ का एजुकेशन ही आपको स्टार्टिंग से ये सिखा रहा है कि यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। और अगर हम एजुकेशन को उस लेवल तक ले जाते हैं और एजुकेशन लोग बच्चों को ये सिखाने लग जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ है, तो बच्चा बचपन से फीलिंग लेना शुरू कर नहीं देगा कि भाई मेरी लाइफ है, इट्स माय लाइफ, माय रूल्स, मैं जो मर्जी करूं, हू द हेल आर यू कि आप हमें गाइड करो, पेरेंट्स हमें गाइड करें कि भाई वो बच्चा वहां तक पहुंचेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए पहुंच रहा है वो। आज जो आप वेस्ट का जो हाल देख रहे हो, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आप 20 साल रुको, ये इंडिया में ना 10% तो मुझे लग रहा हो ही गया होगा। 10% आप हमारा जो बात तो भाई इंडिपेंडेंस की हो रही है ना, मैं बता रहा हूँ, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। हमारा जो वेस्ट है ना, जो हमारा वेस्ट है, उसमें आपको बहुत ऐसे केसेस बहुत देखने को मिल जाएंगे आज भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी मे बी थोड़ा सा वेस्ट के अंदर ही है, हमारे नॉर्थ में नहीं आया वो, अगर आया भी होगा तो 1-2% है, वो हमें नोटिसेबल नहीं है। अब बात मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अगर आप उसको एजुकेशन सिस्टम के अंदर
ऐसे छोड़ रहे हो कि भाई तू ही तू है बस और कुछ नहीं है, तो ये गलत है, ये 101% गलत है। ऐसा नहीं होता। उसको बताना है कि तू ही तू है अपने लिए, जो तू करेगा, ठीक है ना। मतलब आज जो आप कर रहे हो इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो खुद। जब वो कुछ करेगा उस चीज़ के लिए, जब वो कोई भी उसको एक्शन में कन्वर्ट करेगा, चाहे वो पढ़ने के लिए है, चाहे वो लाइफ में जीने के लिए है, तो जब वो गलत करेगा उसको किसको ठीक कराना है, ये भी तो क्वेश्चन है ना एक। वो रोल वेस्ट में स्कूल्स नहीं निभा रहे हैं, ठीक है। वो लोग खुद बोलते हैं कि पब में जाओ, वो जाते हैं पब में, ठीक है। वो लोग खुद बोलते हैं कि अपना वीकेंड एंजॉय करो अपने फ्रेंड्स के घर, वो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीजें नहीं करनी है, लिमिटेशंस क्या हैं, गैप्स क्या बना के, बैलेंस कैसे बनाना है, बैलेंसिंग द थिंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीजें कौन बताएगा। रोल यहाँ पे शुरू होता है हमारा इंडिपेंडेंट वाले केस के अंदर। आपने अपने बच्चे को घर से बाहर ही नहीं जाने दिया, आपने बोला घर पे बैठ, ठीक है। अब आपने ना एक स्टेट को खत्म किया और जो विद्रोह वाली स्टेट है वो यहाँ पे बननी शुरू होगी कि मेरे तो पेरेंट्स मेरे को तो बाहर ही नहीं जाने देते, मेरे तो पेरेंट्स मुझे कुछ करने ही नहीं देते, मेरे तो टीचर्स मुझे कुछ करने ही नहीं देते। दिस इज बैलेंस, ये बैलेंस है। अब यहाँ पे ना ये बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं। ये चीजें ना मतलब कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी थ्योरी के हिसाब से, किसी रूल के हिसाब से आप पढ़ के करवा सकते। ये साइंस नहीं है, आर्ट है, ये तो आर्ट है। ये हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए अलग तरीका बनाना पड़ेगा, हर टीचर को हर स्टूडेंट के लिए अलग अपनाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट क्या है, उसके जीन्स क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं मायने रखेंगे। सब चीजों का इम्पैक्ट रहेगा। जो बच्चे हैं ना वो तो मिट्टी के कच्चे घड़े होते हैं, कच्ची मिट्टी होती है वो तो, ठीक है ना। वो आपको बनाना है, वो आपको बनाना है। अब आप कहो कि भाई मैंने तो उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, वो उसके ऊपर वो जो घूमता है उसके ऊपर छोड़ दिया इंडिपेंडेंट की, बन जा जो बनना है, फिर तो वो तो बनेगा ही ना, जो कुछ भी बन जाएगा वो तो घूम फिर के गिर जाएगा नीचे वो, ठीक है ना अल्टीमेटली। और फिर कोई और आके उसको बनाएगा, चाहे वो उसका दोस्त हो सकता है, चाहे वो उसका ऑफिस का कोई एम्प्लॉई हो सकता है। फिर उसको लगेगा भाई ये इसने मेरी लाइफ में तो यही बंदा है जिसने मेरे को सही गाइड किया, ना तो मेरे पेरेंट्स ने किया ना मेरे टीचर्स ने किया, ठीक है ना। तो हम बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ टीचर, हम सभी को अपने रोल्स जो है ना बड़े प्रिसाइजली समझने की जरूरत है। प्रिसाइजली सिर्फ टीचर का काम इतना नहीं है कि वो क्लास में आए, पढ़ाए और निकल ले। पेरेंट का काम सिर्फ इतना नहीं है कि भाई उसको स्कूल में दाखिला दिलवा दिया अच्छे स्कूल में और बोले कि अब तो स्कूल ही कराएगा, जो कराएगा हमने तो फीस भर दी है। ऐसा नहीं होता। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर एक टास्क के अंदर है, हर एक टास्क के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, ठीक है, एक छोटी सी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जिंदगी की, बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, उसका भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सुबह से जल्दी भी उठ रहे हो ना, इससे भी एक पॉजिटिविटी रहती है, वो भी कई चीजों का कारण बनता है, कई चीजों का कारण बनता है। आपका सुबह उठते ही पहला थॉट क्या आता है, आपके माइंड में पहली बात क्या आती है, वो भी आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पूरे दिन को डिस्क्राइब करती है। और अगर सुबह उठते ही पहला थॉट आपका नेगेटिव आ गया तो पूरा दिन खराब है, तो पूरा दिन आपका खराब है। तो यही चीज है। वो जो बच्चा है वो भी एक नई सुबह की तरह ही है। वो बच्चा भी, उसके दिमाग में जो पहली चीज आ गई, अब उसके दिमाग की पहली चीज क्या है, उसके दिमाग की पहली चीज उसका घर और उसके पेरेंट्स हैं। वो जैसा एनवायरनमेंट लेके स्कूल में जा रहा है ऐसा ही दो को और देगा। अब मान लो तुमने देखा होगा कि जब हम केस स्टडीज करते हैं बच्चों के दिमाग को, जब वो किसी गलत एक्ट में फंस जाते हैं, जब हम उनको सुधारने के लिए फिर हम उनके बैकग्राउंड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ बहुत चीज़ें निकलती हैं। सुबह होते ही एक कंट्रोवर्सी के साथ है या एक बहस के साथ है, ठीक है। वो दिमाग में क्या लेके जाएगा फिर वो फिर चार लोगों को और मतलब कि अपने जैसा बनाएगा वहाँ पे जाके। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की। और बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि 90% पार्ट यही है स्टूडेंट का। जो 10 या 20% है वो उसके दोस्त हैं, जो उसकी संगत है, वो 10 या 20% रोल वो प्ले करता है। मैं इसको 20% क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर पेरेंट ने और टीचर ने अपना काम अच्छा किया होगा तो वो जो पूरा ग्रुप होगा ना, वो पूरा ग्रुप भी बहुत अच्छा होगा। फिर वो 20% का रोल भी बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी के लिए ही आएगा रोल। वो जैसे जो उन्होंने सीखा वो करने के लिए आएगा वो वाला रोल। जैसे मान लो कि 10 लोग हैं या 5 लोग हैं जो ग्रुप डिस्कशन कर रहा है कि भाई मेरे पेरेंट्स तो मुझे ये सिखाते हैं, मेरे पेरेंट्स तो मुझे ये सिखाते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे ये सिखाते हैं, वो यही डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि एक दूसरे से वो चीज़ें वो इंटरचेंज कर लें कि अच्छा ये तो मैं भी करके देखूंगा। तो 20% रोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ।
एक्चुअल में जो चीजें ड्राइव होंगी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही ढंग से टीचर्स या पेरेंट्स ने निभाया है तो उनके साथ ना रह कर भी वो वैल्यूज उनके साथ रहेंगी, बच्चे के साथ रहेंगी और इंटरचेंजेबल होंगी और मतलब स्प्रेड करेंगी वो चीजें, और बच्चा उन वैल्यूज को पकड़ के चलेगा वो चाहे साथ हैं चाहे नहीं है, चाहे हैं वैल्यूज देने वाले। लेकिन अगर वैल्यूज को सही ढंग से दिया गया है तो वो वैल्यूज आपको लाइफ टाइम आपका मार्गदर्शन। आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज के टाइम में भी आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अभी भी किसी का बुरा करते हुए ना अंदर से खोल जाते हैं, चौंक, मतलब कि वो कहते हैं यार मेरा नुकसान हो जाए, मैं तो एक मिसकंसेप्शन बन गया है कि भाई कलयुग है और यहाँ पर सब लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने वही बताया था कि ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, आपने बना लिया। टोटली योर परसेप्शन, आप कैसा सोचते हैं। क्योंकि हर आदमी के दो रूप हैं, हर आदमी के दो रूप हैं, जो अच्छा है वो कहीं बुरा भी है। देखो प्रॉब्लम पता क्या है, नो वन इज परफेक्ट, तो वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किसी का इधर वाला साइड देख रहे हैं या उधर वाला देख रहे हैं। देखो अच्छाई और बुराई भी ना जो स्टार्ट होती है किसी भी इंसान की, अगर किसी इंसान में मतलब 10% बुराई भी है ना, तो मैं यही मानूंगा कि उसकी परवरिश में और उसकी एजुकेशन में कमी रही होगी, तो उसके अंदर एक बुराई डेवलप हुई है। अदरवाइज बुरा कुछ नहीं होता। बुरा क्या है, आपने ना उस चीज को सही तरीके से समझा नहीं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को समझा नहीं, आपने उसको लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं डेवलप की उस चीज के लिए, उस पर्टिकुलर चीज हमने एक रिजिड ओपिनियन बच्चे के माइंड में डाल दिया। हमने एक रूढ़िवाद या कट्टरवाद उसके दिमाग में डाल दिया, ये अच्छी है ये गलत है। जब बच्चा एक दायरे से बाहर निकलता है उसको लगता है कि यार ये तो माँ बाप गलत बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो लोग उस चीज के साथ भी अच्छे हैं, ठीक है ना। वो लोग जो चीज ये मना कर रहे थे बाहर की दुनिया में, उसको लगता है कि भाई इस चीज के साथ भी जो मना की गई थी वो लोग अच्छे हैं, तो उसके माइंड में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसको लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल। अब कोई भी चीज को अच्छा या बुरा जो हम मानते हैं, जो मेरे लिए अच्छा है और आपके लिए बुरा है, वो चीज कहाँ से आई है हमारे अंदर? वो चीज हमने कहीं ना कहीं पढ़ी सुनी देखी है, और वो जो जहां से भी हमने पढ़ा सुना देखा है उसके लिए कोई ना कोई तो हमारा आसपास संगी साथी रहा होगा ना, चाहे हमने पेरेंट्स से सुना, चाहे हमने टीचर से सुना, जिससे भी सुना। दूसरी चीज मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, सिचुएशन में जब हम कभी कभी आपको लगता है ना कि हम डील नहीं कर पा रहे, तो ये एक्सप्लोरेशन की कमी है। हमें उतना एक्सप्लोर, या हमने अपने बच्चों को उतनी एक्सप्लोरेशन नहीं दी जिंदगी के अंदर। सिंपल सी चीज है, जितनी सिचुएशन से आप यूज्ड टू हो जाओगे उतने का आपको पता लगता चला जाएगा। जितनी सिचुएशन नई आती रहती है जिंदगी में, जितना मैकेनिज्म नया आता रहता है जिंदगी में, शादी के बाद क्लेश क्यों बढ़ते हैं? इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जो शादी वाली लाइफ है, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो हमने तो की नहीं ना कभी जिंदगी में, वो तो एक नया एक्सपीरियंस है। हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, हमारे पार्टनर की कुछ और है, जो कंबाइंड। क्या चाहते हो आप स्कूल में रोल प्ले करवाएं इसका? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो पेरेंट्स को ऑलरेडी, मैंने एक्सप्लोरेशन की बात की है। एक्सप्लोरेशन जितने बच्चे की एक्सप्लोरेशन कम है, उतने ही उसके डिसीजन गलत होंगे आगे जाके। एक टाइम पे जब वो चीज़ों को प्रैक्टिकल करता जाएगा तो हो सकता है कि उसकी फिर वो यूज्ड हो जाता है उन चीज़ों का। सिचुएशंस हैं, रोल प्ले हैं सारे, जिंदगी आपकी इसी चीज़ के ऊपर चल रही है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ को लेके चलो, स्टूडेंट लाइफ को लेके चलो, ये जो आज चल रहा है इसको लेके चलो, सब एक्सप्लोरेशंस। आप खुद देखो अपने आप एक इतना बड़ा एम्पायर रन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टार्टिंग में मिली होंगी जब आपको उस चीज़ की आपने एक्सप्लोर नहीं किया था उस चीज़ को। तो वो एक स्टेज था जब आपने सोचा कि भाई ऐसा हो, पता नहीं है ठीक है कि नहीं है, हो सकता है आपने कुछ गलत डिसीजन भी ले लिए उस टाइम पे। लेकिन आज जब आप पिछली लाइफ को देखते हो तो आपने एक डेटा स्टोर कर लिया ना अपने अंदर, वही डेटा स्टोरेज अब आपका एक्सपीरियंस है, उसी से आप सही डिसीजन लोगे। ट्रिगर्स बनते चले जाते हैं दिमाग में। वो हर पॉइंट पे ना एक ट्रिगर रहता है, ये ऐसा किया था तो शायद ये गलत सेंसेस आपकी काम करने बनने लग जाती है। जितना ज्यादा आप करते चले जाएंगे चीजें, उतने माइंड में ट्रिगर्स बनते चले जाएंगे। यही प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, इन्हीं को एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। बेसिकली जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो क्या है, हमारे एक्सपीरियंसेस। वो ट्रिगर्स अच्छे भी हैं, वो ट्रिगर्स खराब भी करते हैं, आपको एक दायरे से आगे बढ़ते नहीं देते कई बार। नहीं यार शायद ये ट्रिगर बेसिकली देखो, अगर आपने खुद से एक परसेप्शन बना लिया तो गलत है, आप दूसरा मेथड ढूंढो ना उसको करने का। नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड की एक लिमिटेशंस है
देखो जहाँ अब पे हमें वो ट्रिगर्स खराब करते हैं। अगर आप नंगी तारों को हाथ लगाओगे, ठीक है, तो करंट तो लगेगा। अब आपको ये पता लग गया कि मेरे को इस जगह पे हाथ नहीं लगाना, बट इसको फिक्स कैसे करना है वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप हैं तो वो ट्रिगर किसी भी तरह से आपको वो तो अड़ने आपको नहीं करना देंगे। पड़ेगा। आप उससे रास्ता ढूंढते ना कहीं और पहुंच जाएंगे अगर जाओ। आपका माइंडसेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। अब बात ये आती है कि इसमें पेरेंट्स और टीचर्स, अब बात तो ये हम समझ गए सारा मैकेनिज्म कि क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये है कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे कैसे आ सकते हो। बेसिकली क्या है कि जितने भी स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ रोल को सही तरीके से समझने की बात है। आपने ये समझ लिया कि जो स्टूडेंट है ना, इसको हमने ना एक्सपीरियंसेस करवाने हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यही है जो हमारी एक्सपीरियंशियल अप्रोच थी स्टार्टिंग में। क्यों एक बच्चे को जब हम गुरुकुल में भेजा करते थे, वहां पे ऐसा तो नहीं होता था सिर्फ पढ़ाया जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था। गुरुकुल में तो बहुत कुछ था। वो क्यों था? वो गुरुकुल का सिस्टम ही तो हमारा खत्म किया गया। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, क्यों था ऐसा? इसीलिए था ना कि बच्चे को एक्सप्लोरेशन इतनी दे दी जाए। आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक गेम खेलने के लिए कहा, उसके मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए, सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, सारे सॉल्यूशन बता दिए, ठीक है? तो कितने % चांसेस है कि आप वो गेम जो है गलत खेलोगे? लाइफ इज अ गेम, चल रही है, सिचुएशंस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, सब कुछ यही है। तो आइडिया क्या था कि जो बच्चा आपको दिया गया है, गुरु होते हैं वो गुरु, यार वो गुरु एक अलग लेवल के गुरु थे। उन्होंने तो जिंदगी को अध्ययन किया हुआ था, पढ़ा हुआ था। अब वो भी अगर वो चाहते तो एक आशीर्वाद से सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको काट के और हाथ में दे देंगे फल, तो हो सकता है आपको उसकी वैल्यू समझ में ना आए। तो उनको भेजा करते थे जंगलों में, जाओ फल तोड़ के लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ। फिर जब वो फल तोड़ने के लिए जाते थे, उनको कांटे भी चुभते थे रास्ते में, उनको जंगली जानवर भी मिला करते थे। हो सकता है कि वो और भी मतलब डिफरेंट क्या था, लर्निंग की टेक्निक थी। जितनी ज्यादा लर्निंग करते रहे वो वहां पे, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते रहे वो वहां पे, उनका डेटा स्टोर हो गया। अब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते थे, क्यों इतने इजी, मतलब कि इतने बड़े बड़े डिसीजन इतनी इजीली ले लेते थे वो, कैसे वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते थे, कैसे वो आप ये देखो, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज के टाइम पे जो इतने भूकंप आने के बाद भी नहीं गिरी हैं, जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कोई। अब मैं एक प्रिसीजन बहुत ज्यादा है उनमें, एंगल्स का प्रिसीजन। अब आपने जो हमारे 9 ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारे, वो सारे जो है एक एंगल पे बने हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में बने हुए हैं। जो हमारा ये है रामेश्वरम मंदिर है जो हमारा, वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ से आगे दक्षिण ध्रुव तक कोई लैंड नहीं है बीच में। वो किस टाइम पे लिखा था, कब लिखा था हमने, वो किसने लिखा? जब हमारे पास जीपीएस नहीं था, जब हमारे पास एरोप्लेन्स नहीं थे, जब हमारे पास शिप्स नहीं थे। कैसे उसने कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक कोई लैंड नहीं है बीच में? कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, मतलब कि। और आज हम वो चीजें जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ देख पा रहे हैं कि भाई हाँ वाकई में नहीं है यहाँ पे लैंड, और वहाँ पे लिखा हुआ है, पत्थर के ऊपर तराश के लिखा हुआ है। एक्सप्लोरर्स है ना। अब बाद में ये देखो ना, उस टाइम भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बने हुए हैं, जहाँ पर साल में एक दिन ऐसा आता है कि आदमी को अपनी शैडो नहीं नजर आती उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बिल्कुल वो चीजें भी उस समय एक्सप्लोर कर ली गई थी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज का बंदा नहीं कर सकता इन चीजों के बारे में, सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास चीजें इतनी आ गई है दिमाग लगाने के लिए। हमारा दिमाग वहां पे उलझा हुआ है। हम या तो गूगल बाबा के डिपेंडेंट हो गए और अब ये नया आ गया एआई के डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो रही है, जितना यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो रही है, ठीक है ना, दोनों में। अब यूजर फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करो ही ना। यूजर फ्रेंडली होने का मतलब ये होना चाहिए कि आपको कुछ करना है तो उसके लिए हेल्प मिल जाए आपको। आजकल हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ ना करना पड़े उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आप देखो जब से हमारा चैट जीपीटी आया है, लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट अपनी कंपनी की, मतलब कि जो वो ब्लॉग्स लिखा करते थे, क्रिएटिविटी खत्म करते जा रहे हैं ना हम लोग अपनी। अब आपको क्या लग रहा है, कितने % लोग ब्लॉग लिख रहे होंगे? जो लिख रहे होंगे वो लिख रहे होंगे, बट ग्राफिक्स में भी यही हो गया। ग्राफिक्स आपका मिड जर्नी के बाद तो ग्राफिक्स का इंडस्ट्री पूरा चेंज हो गया ना। मिड जर्नी ने इतने अच्छे ग्राफिक्स बनाकर देने शुरू कर दिए, अब लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खत्म होती जाएगी। क्या लगता है अब, मतलब कि आज की डेट में अब देखो दो प्रॉब्लम्स है। अगर हम बच्चों को नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, ठीक है, तो उनका क्रिएटिविटी पार्ट कहीं ना कहीं मिस होता है, या एक्सप्लोरेशन पार्ट मिस होता है। और अगर टेक्नोलॉजी नहीं सिखाते तो आगे आने वाले समय में तो ओल्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, तो हम उनको आउटडेटेड रख रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब मतलब कि दोनों तरफ आदमी फंसता, करा जाए तो क्या करा जाए? मैं बता रहा हूँ देखो टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है, हर हालत में सीखनी है। पहली चीज तो आप दूसरे वाले क्वेश्चन पे तो जाओ ही मत कि भाई नहीं सिखानी है हमें। दूसरा क्वेश्चन तो यहाँ से जो है ना आपका वेव ऑफ हो जाता है। बात पहले वाले क्वेश्चन की है, टेक्नोलॉजी तो 101% सीखनी है। किसी भी हालत में जो भी टेक्नोलॉजी है वो आपको सीखनी ही सीखनी है। तो बात ये है टेक्नोलॉजी आप किस पर्पस के लिए सीख रहे हो? अपनी कन्वीनियंस के लिए सीख रहे हो तो गलत है, क्रिएटिविटी के लिए सीख रहे हो तो सही है। तो कैसे क्रिएटिविटी के लिए कैसे सीखेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, देखो फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल सी चीज है, ग्राफिक्स की अगर हम बात करें या डिजाइनर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइडियाज कहाँ से लेने हैं? टेक्नोलॉजी से लेने हैं। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मेरी क्रिएटिविटी को मेरी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चेंज कर सकती है? आपको सिर्फ क्रिएटिविटी से, टेक्नोलॉजी से क्रिएटिविटी ही सीखनी है। टेक्नोलॉजी से आपको उसका डिपेंडेंट नहीं बन जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉग लिखता हूँ, ठीक है, मैंने एक ब्लॉग लिखना है, मैंने ChatGPT पे टॉपिक डाल दिया, आ गया। अब दो चीजें हैं, या तो वहां उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी साइट पे चेप दूं, ये गलत है। ये एक्चुअल में यहाँ पे हम गलत हैं। आपने उस ब्लॉग को पढ़ा, अब खुद का ब्लॉग लिखो और देखो दोनों में क्यों डिफरेंस है और कितना डिफरेंस है। उस डिफरेंस को ऐसे खत्म करना है कि नेक्स्ट टाइम लोगों को लगे कि ये ChatGPT वाला ब्लॉगर है। ये चीज है, ये सीखना है आपको उससे। वीडियो गेम खेलते हुए AI के साथ ही मैच लगाते हैं, तो हमें अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है उसके साथ मैच लगा के। अब हुआ क्या, ब्लॉगर ने देखा कितने यार वर्ड्स बहुत अच्छे छोड़ा। अच्छा, एक चीज इसमें और भी हो सकती है कि हमें बैक साइंस सीखने पे हमेशा एफर्ट लगाना चाहिए। हाँ, कि क्या चीजें हैं जो इस टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रही हैं। आप अपना ChatGPT बनाओ ना। आप अगर बैक साइंस सीखने पे हम एफर्ट लगा रहे हैं तो हमें पूरा डीप डाइव करना पड़ेगा, हमें पूरी उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा और फ्यूचर के लिए हम अपने आप को रेडी करेंगे। स्प्रिंग को जितना दबाओ उतना वो बाउंस बैक करेगा। तो अगर हम डीप उसकी साइंस तक जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर तो वो प्रॉब्लम सॉल्व देखो हो जाती है। अगर आप उस फील्ड में हो, साइंस वाले फील्ड आदमी के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है कि भाई इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, मैं उसको सीख लेता हूँ। मुझे एक अपना ChatGPT बनाना है, या ChatGPT काम कैसे कर रहा है, या कोई भी AI टूल काम कैसे कर रहा है, इसने कैसे ये चीजें मैनेज की, वो उस एक्सप्लोरेशन में जा सकता है। उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर उसने ये देख लिया कि भाई मैं AI से ही साइंस की चीजें फाइंड कर लूँ, तो गलत हो गया ना ये चीज। यहाँ पे डिपेंडेबल हो गया वो। अब किसी दिन क्या होगा कि उसकी एक जो वो है ना, अब AI के अंदर भी तो चीजें कहीं ना कहीं से उठा के डाली गई हैं, तो एक दिन क्या होगा कि वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, उसकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी क्योंकि AI की क्रिएटिविटी खत्म होगी। लेकिन अगर उसने उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझ के चीजें खुद से क्रिएट की हों, खुद से फाइंड आउट की हों, तो यहाँ थोड़ी खत्म होगा कभी। AI खत्म हो सकता है, ये भी तो AI भी तो यहीं से निकला है ना। ये फर्क है, AI गलत नहीं है, AI सही है। आप यूज कैसे कर रहे हो AI को, वो डिसाइड बात है। या तो उसकी बैक साइंस में जाए या उसके साथ ही हम एक मैच लगा ले। हाँ जी, हाँ, आप देखो ना, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको एक ब्लॉग का एग्जांपल दिया ना, या जो AI हमें रिजल्ट्स दे रहा है उसमें भी हम अपनी बुद्धि लगाएं कि इससे और बेटर हम क्या कर सकते हैं। That's it, वही तो मैंने बोला ना। इसमें इमोशन कैसे हम डाल सकते हैं, इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। चीजें ना देखो हमेशा ना आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपने सोचा कि मैं AI को कैसे डेवलप करूंगा। अब एक चीज देखो, किसी ने तो सोचा होगा कि आसमान में हवाई जहाज उड़ सकता है। तो यानी दोनों ऑप्शंस आपके ऊपर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। AI को आप अपनी वीकनेस बनाना चाहते हैं या अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं? हमें उसको अपनी वीकनेस नहीं बनाना, हमें AI सीखनी तो है, सीखनी है, नई चीजें सीखनी तो है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी तो है, बट कहीं पर भी उसकी डिपेंडेंसी नहीं रखनी। हमें उसका बैक साइंस भी सीखना है, बिल्कुल, और हमें टेक्नोलॉजी को सही ढंग से सीखते हुए अपडेटेड भी रहना है। मैंने वही आपको अपनी क्रिएटिविटी को भी जिंदा रखना है। मैंने आपको वही एग्जांपल दिया ना। प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल जैसा एनवायरनमेंट है, जैसी जिन हालातों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो वही है ना कि आजकल एक तो बच्चों के पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद मतलब कि डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा हैं कि अब वो अपने आप को बैलेंस करें तो कैसे करें। देखो अब यहाँ पे रोल आता है पेरेंट्स का और दूसरे नंबर पे आता है टीचर्स का। ये होता है, अब देखो बड़ी अच्छी आपने बात बोली है। अब आपने बच्चों को बोल दिया, कह दिया तू इंडिपेंडेंट है, फोन ले, तू इंडिपेंडेंट है। अब वो अपनी इंडिपेंडेंस को कैसे यूज कर रहा है, ये वॉच किसका है, ये कौन बताएगा सही और गलत। इंडिपेंडेंट उनको बनाना है, ठीक है, आपको अगर आप कह रहे हो कि फोन को एज अ टेक्नोलॉजी यूज करना है,
पढ़ने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, तो वो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कंट्रोल कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या जो चैलेंज आ रहा है ना आज के समय में, वो चैलेंज ही यही आ रहा है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और इन सब चीजों से कैसे फाइट किया जाए। ठीक है, पेरेंट गाइडेंस दे सकता है, प्यार दे सकता है, लव दे सकता है, लेकिन अब वो गाइडेंस कहाँ तक बच्चा उनको फॉलो करता है, नहीं करता है, और उसको ये हमें इंश्योर कैसे करें कि वो गाइडेंस को फॉलो करे, और ये भी क्या गारंटी है कि जो पेरेंट बता रहा है वो सही बता रहा है? हो सकता है नहीं, कोई गारंटी नहीं है इन दोनों वो भी गलत वो भी गलत हो सकता है। दूसरा, स्टूडेंट भी मिसयूज कर सकता है, इसकी बहुत हैवी चांसेस हैं। दोनों प्रोबेबिलिटी बहुत सही हैं। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है, और ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय कि टेक्नोलॉजी का सही यूज होने के, टेक्नोलॉजी का मिस यूज होने के चांसेस शुरू से ही ज़्यादा रहे हैं। बट हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। आपको ही प्रोएक्टिव होके, एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ, देखो बच्चों आप कहाँ ही तक रोक लोगे? आप जब तक आपके हाथ में है तब तक रोक लोगे, उसके बाद आप उसके साथ कॉलेज नहीं जा सकते, आप उसके साथ उसके फ्रेंड्स सर्कल में नहीं जा सकते। रोल आपका शुरू में था, आपने उसको एक सोच ऐसी दे दी अगर कि भाई देखो सही करोगे तो सही होगा, गलत करोगे तो गलत होगा, वहां तक ही रोल था आपका। उसके बाद तो फिर वो है ना, जो आपने उसके बोया है ना, वो काटने का टाइम आ जाता है, जब तक ये चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी और ये चीजें। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत कच्ची एज में ही उसको सही वैल्यूज अगर हम दे दें, डिलीवर कर दो तो ठीक है। 12-15 साल की एज से कम, 12-15 साल की एज तक, 12-15 साल की एज तक ही अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग वैल्यूज दे दी, तो वही आ जाता हूँ वापस से। मुझे जो लग रहा है ना कि पर्पस ऑफ एजुकेशन ही बड़ा गलत हो गया ना। डे 1 से ही हम बच्चे को 12th तक वो किस लिए पढ़ता है? 12th तक वो करियर के लिए भी नहीं पढ़ रहा, ठीक है, 12th तक वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट गेम खेल रहे हैं हम, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ दूसरा हैंड यूज करना। नेक्स्ट में नहीं करेंगे इसको ना, आज रूल पता चला ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज है कि आप अपने टावर को गिरने नहीं दे रहे हैं 2 हाथों का यूज करके। कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट मूव जो है ना, मैं एक हाथ से चलूंगा वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि पर्पस ऑफ एजुकेशन, हाँ भाई, पर्पस ऑफ एजुकेशन मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। एक अच्छा इंसान बनना पर्पस होना है, हाँ, या एक कामयाब इंसान होना पर्पस है। ये कामयाबी की डेफिनेशन भी दोगली हो गई है। हाँ, मतलब कामयाबी की डेफिनेशन उसी की बात कर रहा हूँ जो गलत वाली है, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा तो कामयाब तो देखो बनना ही है आपको, कामयाब तो होना है, बट हमारे जो माइंड में एक बिठा दिया गया है ना कि भाई ज्यादा पैसे कमाना ही ज्यादा कामयाब होना है, वो चीज गलत है। वहां मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, जहां पर हम एक मटेरियलिस्टिक सोच की तरफ बढ़ जाते हैं, वो गलत है भाई ज्यादा चीजें होना, ज्यादा संग्रह होना, महंगा फोन होना, महंगी गाड़ी होना, बड़ा घर होना ही कामयाबी है। वहां आपकी सोच है ना, आप अचीवमेंट किसको मानते हो? बहुत रिच होने को आप एक अचीवमेंट मानते हो, ठीक है, या बहुत मतलब कि एक, वही मैं बोला, अच्छा इंसान होने को आप एक अचीवमेंट मानते हो। अब देखो ना, अगर बैलेंस शीट में डेबिट साइड हैवी है तो क्रेडिट साइड भी उतना ही हैवी होगा। बच्चे को ये भी समझाना जरूरी है कि भाई ज्यादा बड़ा अगर आपको चाहिए तो उतने ज्यादा एक्सपेंसेस थी, वो हम नहीं दिखा रहे उसको। वी आर ऑलवेज काउंटिंग ऑन द नंबर्स। बिल्कुल, कितने का पैकेज, कितना ग्रेड, कितनी बड़ी पोस्ट, कितना बड़ा एरिया, वी आर ऑलवेज काउंटिंग ऑन नंबर्स। हम कहीं पर भी एक सही दिशा नहीं दे पा रहे। अगर हम वही पर्पस ऑफ एजुकेशन हम सही बच्चे को दे देना स्टार्टिंग से ही, और इसमें सबका कलेक्टिव एफर्ट है, पेरेंट्स का, स्कूल का, टीचर्स का कलेक्टिव एफर्ट। अगर हम एक सही पर्पस ऑफ एजुकेशन दे दें, द पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डिस्क्रिमिनेट इजीली बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्या सही है, बस यही है, क्या गलत है, यही है। देखो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जो आपने ये डेफिनेशन यूज की है ना, कि अगर बच्चा ये सीख गया कि क्या सही है और क्या गलत है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी वाली बात आपको याद होगी जो हम कर रहे थे, जब उसके हाथ में फोन आएगा ना तो वो जज कर लेगा, तो करियर तो अपने आप बन जाएगा, पैसे तो अपने आप कमा लेगा। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ पी रहा हूँ तो क्यों पी रहा हूँ। बस
ये जज करने की क्वालिटी देनी और है क्या आपको वो उसको। सही है मेरे लिए, सही है क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी? अगर मुझे नुकसान पहुंचाएगी तो मुझे करनी है या नहीं करनी? अगर पढ़ाने का मकसद तो यही होता है ना, बच्चे को इतनी बुक्स पढ़ाने का मकसद यही होता है कि उसको पता चल जाए कि किस चीज के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। दवाइयों में भी प्रेस्क्रिप्शन में लिखा होता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी लिखे होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, बेसिकली क्या था ना, हर चीज ना एक्सप्लोरेशन की वे से बनाई गई है। बुक्स बनाई गई हैं आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, आपको वो सिचुएशन दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा ना कि अगर आप उसको उस वे से यूज कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, अगर उस वे से यूज नहीं कर रहे तो फिर उसका फायदा ही कोई नहीं है। तो यही चीज है कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही अपने बर्तन को इतना स्ट्रांग बना दिया कि उसमें चाहे गर्म चीज गिरे चाहे ठंडी गिरे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो ऊपर से नीचे गिरे चाहे वो कुछ भी हो। फंसा दिया आपने मुझे। नहीं अभी नहीं फंसे, अभी नहीं फंसे ना। मुझे लग रहा है कि बस अब जाने वाली है मेरी तो नैया, देखते हैं। ठीक है, तो अब पासा आपके कोर्ट में, कोई बात नहीं, मैं निकाल लूंगा इसको। तो ये चीज है कि आपने शुरू में ही अपने बर्तन को इतना स्ट्रांग बना दिया ना, जिसमें सब कुछ जलना है, पूरा गरम ठंडा, उसको ऊपर से नीचे गिरना भी है, ठीक है, उसको हर सिचुएशन में अच्छा बन के, तो वो ही टाइम था, आपने बना दिया, बन गया। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि वो चीज़ों में नहीं रहेगी। उसके बाद बस आपको वेट एंड वॉच, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि जो मैंने किया है वो उसका रिजल्ट आ रहा है सामने। आपके बच्चे आपकी ही परछाई है, आपके ही कर्मों का फल है, ठीक है। आज वो अच्छे हैं, हाँ, आज जो अच्छे हैं, आप वो बोलेंगे नहीं, आपको खुद को मानना फल अगले जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हाँ बच्चों के रूप में हमें अभी मिल गया, ठीक है ना। आप वो जो भी हैं, हमारे सेल्फिश एंड्स जो हैं वो हमें अभी दिखाई, देखिए यही चीजें हैं, अभी दिखाई देंगे, ठीक है। अब आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो मे भी वो ये ना बोले कि मैं अपने पापा की वजह से कर रहा हूँ, बट आपको पता है कि आपने उसके लिए क्या किया है और कितना किया है, और जो वो कर रहा है वो उसमें कितना रोल है आपका, आपको सब कुछ पता है। अगर वो आपका बच्चा सही नहीं कर रहा तो भी आपको पता है कि वो सही क्यों नहीं कर रहा, ऑनेस्टली सबको पता होता है। आप जो है ना एक लाइफ की ऐसी एक्सपीरियंस वाली स्टेज पे पहुंच जाते हो जब आपको पता होता है कि मैंने क्या गलती की है, इसीलिए आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो फिर उस टाइम पे। आपको पता है कि मैंने टाइम ही नहीं दिया उसको, आपको पता है कि मैंने अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं करवाई उसको। नहीं, उसका जो तरीका है ना वही है कि सोसाइटी में बच्चा जितना मिंगल अप होगा, हाँ, पेरेंट्स के साथ रहते सिचुएशनल है, जितना सोसाइटी के साथ भी वो छोटी एज में ही मिंगल अप होना स्टार्ट हो जाएगा, उतना उसको दुनियादारी की समझ हो जाएगी। सिचुएशनल है। अगर आपको लगता है कि कहीं वो कुछ गलत सीख के आ रहा है तो टाइम पे अगर आपने करेक्टिव मेजर्स ले लिए तो वो टाइम पे लिए गए करेक्टिव मेजर्स हेल्प करेंगे। अब मुझे लग रहा है ये गेम खत्म होने वाली है। हाँ, अभी ये बहुत ही नाजुक स्थिति में हमारी गेम पहुंच चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना चीजें यहाँ से ना मतलब इम्पैक्ट डालना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी होती है कई बार ना हमें खुद को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास तब होता है जब कुछ ऐसा हो जाता है, पर तब तक बहुत डिले हो जाता है कई बार। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि आपका रोल कब से स्टार्ट होता है। आपका रोल बड़ी इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के साथ आप कितना मिलके चल रहे हैं। अब वही डेवे ने स्कूल एंड सोसाइटी में यही बताया कि स्कूल का काम सिर्फ सिखाना नहीं है, स्कूल का काम है एक सोसाइटी बना कर देना जहां पर बच्चा रियल लाइफ कर सके। ये हुई हमारी समाप्त। तो स्कूल का काम है एक ऐसी सोसाइटी बना कर देना जहां बच्चा रियल सेंस में लर्निंग कर सके, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्किल्स सीखे या सिर्फ और सिर्फ बुक्स की नॉलेज ले। तो स्कूल का काम बहुत ही आगे का है, ठीक है, और वो तभी हो सकता है जब एक सही पर्पस हम बच्चे को स्टार्टिंग से डिलीवर करते हैं कि व्हाई यू आर स्टडीइंग। यू आर नॉट स्टडीइंग फॉर मार्क्स, नॉट फॉर करियर, बट फॉर समथिंग एल्स, जो आपको सोचना है, जिसके सोचना है, मतलब वेल बीइंग होना बहुत जरूरी है। डिस्कशन रहा, बहुत अच्छा, गेम भी बढ़िया रहा। बस एक रूल जो मिस कर गए अगली बारी अलाउड नहीं होगा, उसको नेक्स्ट उसमें गेम में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी फिर अगले एपिसोड में फिर से बात करेंगे एजुकेशन के बारे में और डिटेल में। कुछ चीजें जो भी हम डिस्कस नहीं कर पाए, कवर नहीं कर पाए, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे।